सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा गला थोड़ा ख़राब है। सबसे पहले मैं सुभाष जी को, ब्रजेश को, राठी जी को, अन्य साथियों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। जिस मेहनत के साथ इन लोगों ने काम किया, 1 महीना पहले हम लोग मिले थे और हमने तय किया कि एक अलग से व्यापारियों की समस्याओं के लिए व्यापारी प्रकोष्ठ होना चाहिए। और 1 महीने के अंदर आज इन्होंने सभी विधानसभाओं के अंदर, हर विधानसभा में हमारे इंचार्ज बन चुके हैं और मेरे ख्याल से लगभग 300 के करीब मार्केट्स में, 400 मार्केट्स के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स आम आदमी पार्टी के बन चुके हैं। लक्ष्य ये है कि जल्दी 15-20 दिन के अंदर दिल्ली की हर मार्केट के अंदर हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और फिर हर 20-20, 25-25 दुकानों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आम आदमी पार्टी का। इसका मकसद है, एक तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को हर व्यापारी तक लेके जाना और दूसरा उनकी समस्याओं को पार्टी के लेवल पे टेकअप करना। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पैन डेली हैं, सारे व्यापारियों की हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लोकल हैं, जैसे करोल बाग के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ और मार्केट्स के अंदर पार्किंग की समस्या है। तो अलग अलग मार्केट्स के अंदर अलग अलग किस्म की समस्याएं, उन समस्याओं को व्यापारियों के ज़रिए हम लोग पार्टी के लेवल पे उठाएं, सरकार से उसकी बात करें। यही स्वराज है। हम ये नहीं चाहते कि दूसरी पार्टियों की तरह हो। दूसरी पार्टियों में व्यापार प्रकोष्ठ होता है, मैंने देखा है, उसमें 10-12 लोग होते हैं, वो एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं और दिल्ली के सारे व्यापारियों की पॉलिसी बना लेते हैं और फिर अपनी पार्टी को कहते हैं भाई ये पॉलिसी ऐसे ऐसे कर देना। हम ये चाहते हैं ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी हमारी थोड़ी है। ये केजरीवाल की पार्टी नहीं है, ये आप लोगों की पार्टी है। तो ये व्यापारियों की पार्टी है, ये ट्रेडर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, लेबर की, किसानों की, सबकी पार्टी है। तो वो लोग इसकी, हमारी पार्टी की नीति तय करें। ये जो विजन स्टेटमेंट बनाया है, बहुत ही खूबसूरत विजन स्टेटमेंट है। आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है दिल्ली को एक ऐसा विश्व स्तरीय व्यावसायिक एवं वितरण केंद्र बनाने के लिए जहां व्यापारियों के लिए मूल संसाधन मुहैया हो, एक व्यवहारिक एवं सरल कर प्रणाली हो और एक जिम्मेदार, ईमानदार एवं पारदर्शी सरकार हो। मैं खुद एक व्यापारी परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी तो इंजीनियर थे, लेकिन मेरे चाचा, ताऊ, दादाजी, नाना, नानी, मामा सब व्यापार से हैं। एक व्यापारी की समस्या को और मनोदशा को अच्छी तरह समझता हूँ। और फिर इनकम टैक्स में काम करने का मौका मिला तो दोनों तरफ देख लिया, टेबल के इस तरफ भी और टेबल के उस तरफ भी। एक व्यापारी 24 घंटे काम करता है। हमारे देश के 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बेईमानी नहीं करना चाहते। ईमानदारी से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, शांति से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिलता। जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हर एक आदमी को बेईमानी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 24 घंटे मेहनत करता है एक व्यापारी, जानबूझ के चोरी नहीं करना चाहता, मेहनत करके पैसा कमाता है, उस पैसे से सरकार को टैक्स देता है, उस टैक्स से हमारा देश चलता है, उसमें से वो धर्म का काम करता है। ये जितनी धर्मशालाएं हैं, जितना दान पुण्य का काम है, सारे व्यापारी करते हैं। और ये हमारे देश की पार्टियां भी व्यापारी चलाता है। ये सारी भाजपा, कांग्रेस सारी बंद हो जाएंगी अगर हमारा व्यापार ठीक से नहीं हुआ तो ये सारी पार्टियां भी बंद हो जाएंगी, राजनीति बंद हो जाएगी। उनको भी व्यापारी बेचारा चलाता है और फिर अपने बच्चों को भी पालता है। बताओ क्या पाप करता है? कोई पाप नहीं करता। और फिर हमारे इनकम टैक्स का एक चपरासी उसके घर पहुंच जाए
उसकी फाइल लेके, तो वो चपरासी उसकी नानी याद करा देता इस दिल्ली के बड़े से बड़े व्यापारी की। ये मैंने देखा है। मैंने जब ज्वाइन किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो सबसे पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी ये वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अशोक विहार, शालीमार बाग, हैदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारा मेरे पास था। तो कुछ महीनों के बाद जब मैं उस एरिया में गया तो हमारा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रूम खुला ही रहता था। तो जब मैं उस एरिया में गया, वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गया, तो वहाँ एसोसिएशन वालों ने स्वागत वगैरह किया। फिर बोले जी आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं कहा बताओ। तो बैठ के बोले जी आपका इंस्पेक्टर आता है और वो रोज़ फाइल ले आता है किसी ना किसी की, और कहता है साहब ने भेजा है इंक्वायरी के लिए, इतने पैसे दे दो। मैंने कहा आज तक मैंने किसी की इंक्वायरी के लिए भेजा ही नहीं। तो वो क्या करता था, हमारा रिकॉर्ड रूम खुला रहता था, रोज़ किसी की फाइल निकाल लेता था और चला जाता था और कहता था साहब ने भेजा है, और पैसे ले आता था उनसे। तो ऐसा क्यों है? एक व्यापारी क्यों डरा रहता है? मैं थोड़े दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी था जब मैं इनकम टैक्स में था, तो वहाँ पे एक टीपीएल सेक्शन होता है, टैक्स पॉलिसी एंड लॉ करके, जिसमें सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, कानून बनते हैं, ड्राफ्टिंग होती है। एक बार हम एक ड्राफ्ट कर रहे थे एक पॉलिसी, तो एक मेरे बॉस आए और कहते हैं इसमें कुछ पेच छोड़ देना, लूप होल छोड़ देना। मैंने कहा सर क्यों? कहते नहीं तो बेचारा नीचे वाला कमाएगा क्या? तो ये जानबूझ के छोड़ते हैं, जानबूझ के पेच छोड़े जाते हैं ताकि व्यापारी की गर्दन पकड़ी जा सके। एक बारी एक कमिश्नर मेरे को कहते हैं कि नीचे वाला कमाएगा नहीं, तो कल को मान लो हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी कैसे आएगी? मान लो हमें कोई फेवर चाहिए, फेवर कैसे आएगा? तो जानबूझ के ये पेच छोड़े जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है सबसे जरूरी है एक व्यापारी को सम्मान दिलवाना। जो मेहनत वो करता है, जो देश को वो कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए उसे सम्मान मिले, और ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो उसका गला घोंटने में लगी हुई है, इस व्यवस्था से उसको छुटकारा मिल सके। कई लोग कहते हैं, मैं अभी पिछले दिनों देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला, उनके बेटे हैं राजीव बजाज। राजीव बजाज जी हमारी पार्टी से संबंधित है, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा अरविंद ये सारी पार्टियां कहती हैं हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। विकास सरकार नहीं करती, विकास जनता करती है। सरकार विकास के लिए माहौल पैदा करती है। विकास कोई जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ी करता है, विकास कोई सेक्रेटरी थोड़ी करता है, विकास कोई हमारा कृषि मंत्री थोड़ी करता है, कृषि तो किसान करता है। विकास कोई हमारा कॉमर्स मिनिस्टर थोड़ी करता है, विकास तो हमारा व्यापारी करता है। विकास कोई हमारा इंडस्ट्री मिनिस्टर थोड़ी करता है, विकास तो इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। विकास तो आप करते हो, ये लोग तो माहौल पैदा करते हैं। तो बोले अरविंद अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर इकोनॉमिक पॉलिसी, आवर इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। बस 2 शब्दों में हमारी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन हो जाती है, जस्ट इन 2 वर्ड्स। तो दोस्तों, हमने 49 दिन की सरकार चलाई। आज इनका सबसे बड़ा डर, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 महीने से चुनाव नहीं करा रही थी दिल्ली में। क्यों नहीं करा रही थी दिल्ली में? कह रहे हैं हमारी हवा चल रही है, हमारी आंधी चल रही है, वेव चल रही है, तो दिल्ली में चुनाव नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे थे? तो मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक आरएसएस के नेता मिले, बोले जी सीधी सीधी मैथमेटिक्स है, दिल्ली में आपने बिजली और पानी के बिल कम करे, 83% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बिल कम हुए। फिर उन्होंने अपनी जेब से अपना पानी का बिल निकाला, बोले देखो जी मेरा भी 0 आया था आपके टाइम में पानी का बिल, आपने पानी फ्री कर दिया था। बोले हालांकि मैं आरएसएस में हूं, लेकिन दिल्ली में आपके लिए काम करूंगा अंदर ही अंदर। एट्टी 83% तो ये हो गए लोअर क्लास के। फिर उन्होंने बताया जी दिल्ली के जितने ट्रांसपोर्टर हैं, मेरे पास एक ट्रांसपोर्टर भी आए थे, बोले दिल्ली में एक दिन में ये जो रेड लाइट पे पैसे देने पड़ते हैं,
लाख रुपए की रिश्वत देता हूं मैं। 49 दिन में आपकी 49 लाख रुपए की रिश्वत बची थी, बिकॉज ये ट्रैफिक लाइट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। तो दिल्ली के सारे ट्रांसपोर्टर भी अपने को वोट दे रहे हैं। फिर जितने लोगों ने मकान बनवाए उन दिनों में, अभी एक आदमी मिला, बोला जी पहले तो नक्शे पास कराने के पैसे देने पड़ते हैं, फिर लेंटर के, हर लेंटर के 3 लाख रुपए, हर लेंटर के पर लेंटर के हिसाब से पैसे लेती है एमसीडी। मैं एक गांव में गया था, वो गांव वाले बोले जी हमारा बीजेपी का काउंसलर है और वो बिना पैसे लिए काम नहीं करता, लेकिन आपकी 49 दिन की सरकार में वो भी घबरा गया था, उसने भी बिना पैसे के काम करने शुरू कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ हमारी 49 दिन की सरकार में, वो हुआ था व्यापारियों को। व्यापारियों के लिए हमने खूब काम किए और बहुत सारे काम पाइपलाइन में थे। सबसे ज्यादा पसंद जो व्यापारियों को आया वो था हमारा काम करने का स्टाइल। मेरे पास व्यापारियों के बहुत डेलीगेशन आए और कईयों को फोन कर करके भी बुलाया हमने। उसमें बीजेपी वाले भी आए, परवीन खंडेलवाल साहब भी आए थे। उन्होंने जो भी आता था अपने लिए, व्यापारी व्यापारी है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक बारी जीत गए, एक बारी सरकार बन गई तो अपने लिए सारे बराबर है जी, कोई बीजेपी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी का नहीं है। जैसे ही कोई व्यापारियों का डेलीगेशन आता था, अब फ्रैंकली अंग्रेजी में कहावत है, द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। मेरे को तो पता नहीं व्यापार में क्या क्या समस्याएं आती हैं। मैं तुरंत अपने ऑफिसर्स को बुला लेता था, वैट कमिश्नर को बुला लेता था और दोनों को एक कमरे में बिठा देता था। मैं कहता था आधे घंटे बाद या तो आप इनको समझा दो या ये आपको समझा देंगे और मेरे को बता देना कंक्लूजन क्या निकला। जो कंक्लूजन निकला उसका मैं ऑर्डर पास कर दूंगा, मेरे को ड्राफ्ट दे देना, मैं साइन कर दूंगा। हमने कई सारे ऑर्डर पास किए, 5 मिनट, आधे आधे घंटे के अंदर हम ऑर्डर पास कर देते थे। मेरे को बताते हैं कि AR1 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हुआ करता था, AR1। वो AR1 फॉर्म हमने आधे घंटे के अंदर एबॉलिश कर दिया था हमने AR1 फॉर्म, कि अब उनको ज़रूरत नहीं है व्यापारियों को AR1 फॉर्म पास करने की। एक T2 फॉर्म होता है, वो भी उन दिनों में बंद कर दिया था, लेकिन मेरे निकलते ही बता रहे हैं फिर T2 फॉर्म इन्होंने चालू कर दिया। दिल्ली के अंदर FDI, हम FDI के खिलाफ नहीं है। FDI लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाओ, FDI लाओ, टेक्नोलॉजी में लाओ। हमारे देश के लोगों के तुम व्यापार करना सिखाओगे, बाहर वाले हमारे को, हम तुमको सिखा देंगे व्यापार करना। मेरे को लगता है भारत में एवरी इंडियन इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। हर आदमी एंटरप्रेन्योर है। किसी को आदमी को दे दो, वो अपनी रोजी रोटी कमा लेता है, कोई रिक्शा चला के कमाता है, कोई रेडी चला के, ये सारे एंटरप्रेन्योर हैं। कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर है जिसकी बड़ा कपड़े का शोरूम है, तो कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है जो रेडी पे कपड़े बेच लेता है। एवरी इंडियन इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। लेकिन सरकार उनकी मदद करने की बजाय उनकी ज़िंदगी हराम करने में लगी रहती है कि कैसे इसकी ज़िंदगी हराम करें। रेडी पटरी वालों को हटा दो, इनको हटा दो, दुकानें सील कर दो, दुकानों को बाहर भेज दो। अरे हम रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार लेने का अधिकार तो कम से कम सरकार को नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम रोजगार को बढ़ावा दें, जो एग्जिस्टिंग रोजगार हैं। अगर तो कोई कुकर्म कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन कोई छोटी मोटी कानूनी अड़चन है, उस कानूनी अड़चन को दूर करना चाहिए, ना कि उस कानून को इस्तेमाल करके सबकी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। ये गलत बात है। तो हमने काफ़ी काम किए उन दिनों में, लेकिन सबसे बड़े काम था व्यापारियों को पहली बार सम्मान मिला था उन दिनों में, क्योंकि इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया था। और मैंने अपने वैट कमिश्नर को बोला था कोई रेड नहीं होगी। 49 दिन के अंदर वैट डिपार्टमेंट की कोई रेड नहीं हुई थी भाई साहब पूरी दिल्ली के अंदर। और अभी बता दो पिछले 5 महीने में बता रहे हैं रेड के ऊपर रेड हो रही है। और केवल वैट डिपार्टमेंट रेड नहीं कर रहा, ये फूड एंड सप्लाई वालों ने भी रेड करनी शुरू कर रखी है। बीच में जब सरकार बनी थी भाजपा की अभी केंद्र में, तो ये हो गया महंगाई हो रही है, तो पूरी दिल्ली में रेड करनी चालू कर दी इन्होंने। और ये दिखा रहे थे 1000 से ज़्यादा व्यापारियों पे रेड कर दी, ये दिखाने के लिए देखो हम तो रेड मार रहे हैं। मैंने कईयों से पूछा, बोले जी आते हैं रेड मारते हैं, कुछ मिलता नहीं है,
तो वेट एंड मेजरमेंट का एक केस बना दे, तेरी तराजू ठीक नहीं है, उसी का एक केस बना देते हैं। तो ये रेड राज हम लोगों ने बंद किया था, व्यापारियों को पहली बार सम्मान दिया था। अब दोबारा सरकार आएगी हमारी, तो दोस्तों रिश्वतखोरी से तो आपको मुक्ति दिलाएंगे। इंस्पेक्टर राज परमानेंटली बंद कर देंगे, दिल्ली के अंदर कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे कि कल को मैं रहूं ना रहूं, हमारी पार्टी रहे ना रहे, लेकिन व्यवस्था चलती रहेगी। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी कोई इंस्पेक्टर परेशान नहीं कर सकेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन आपको किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली विभाग, वैट डिपार्टमेंट, फलाना विभाग, ढिमका विभाग, सारा ऑनलाइन करेंगे ताकि आप अपने घर बैठे बैठे सारी चीजें कर सको। सिंप्लीफाई करेंगे वैट को, सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जितने घमचक्कर हैं जिसकी वजह से रिश्वत देनी पड़ती है, वो सारा सिस्टम सिंपल होगा। मुझे बताया जा रहा है वैट के पहले दिल्ली ट्रेडर्स का हब होती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर था दिल्ली का। दिल्ली में चारों तरफ से माल आता था और यहां से पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि एक ही आइटम के ऊपर दिल्ली में 12.5% वैट है और बगल में हरियाणा में 5% वैट है। तो सारा व्यापार दिल्ली से उठ के हरियाणा चला गया, सारा व्यापार दिल्ली से उठ के पंजाब चला गया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर, एकदम से होने वाली बात नहीं है, 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर वैट के रेट्स पूरे देश के अंदर लोएस्ट रेट्स के अंदर आएंगे, ताकि सारा का सारा व्यापार दिल्ली के अंदर आएगा। कई मार्केट्स में व्यापारियों से कन्वर्जन चार्जेस लिए गए। क्या किया उस पैसे का? किसी को नहीं पता वो पैसा कहाँ गया। इस पैसे को व्यापारियों के लिए और मार्केट्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कई मार्केट्स में पार्किंग चार्जेस लिए गए हैं, पूरी दिल्ली में पार्किंग चार्जेस लिए गए हैं। उन पार्किंग चार्जेस का किसी को कुछ नहीं पता कहाँ गए वो पैसे। करोड़ों रुपए हैं जी, कई सौ करोड़ रुपए हैं। उन पार्किंग चार्जेस के जो पैसे हैं वो आपकी पार्किंग की व्यवस्था डेवलप करने के लिए किए जाएंगे और कोई रिश्वतखोरी उसमें नहीं की जाएगी। पार्किंग के रेट्स बढ़ा दिए अब इन दिनों में काफी ज्यादा। दोस्तों समस्याएं बहुत सारी हैं, आपको चुनना ये है कौन सी पार्टी समस्या का समाधान कर सकती है। चुनाव का टाइम है, किसी पार्टी के पास चले जाओ, खाली कागज पे साइन कर देंगे, जो मर्जी लिखवा लो उनसे। अभी तो नीयत किसकी साफ है? जिसकी नीयत साफ है काम तो वही करेगा जी जीतने के बाद। मैंने आज 4 समस्या गिनाई है, 400 समस्या और गिना सकते हैं। और कोई जिंदगी ऐसी तो है नहीं, कल को नई नई समस्या भी पैदा हो जाएंगी और भी नई समस्या आएंगी। कौन सी पार्टी है जो आपका साथ दे सकती है? आपने 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार देखी। पिछले 5 महीने से दिल्ली में भाजपा का राज है। इसके पहले भी दिल्ली के अंदर भाजपा का 5 साल राज था और उसके पहले आप 15 साल कांग्रेस का राज देख चुके हैं। अब आप सबको तय करना है कि इन तीनों पार्टियों में से नीयत किसकी साफ है, उसी को वोट देना अपने को। दोस्तों बीजेपी ने अभी तक व्यापारियों को अपना वोट बैंक बना रखा था। बीजेपी को कब याद आती थी व्यापारियों की? जब जीत जाते थे। अभी 5 महीने हो गए देश के अंदर बीजेपी को। एक काम बता दो जो उन्होंने व्यापारियों के लिए किया हो, एक काम जो इन्होंने व्यापारियों के लिए अच्छा किया हो। कोई काम नहीं किया। इनको कब याद आती है? चुनाव के टाइम में जब पैसे इकट्ठे करने होते हैं। रिलायंस के लिए सारे काम किए हैं, अंबानी के लिए, अडानी के लिए। तो दोस्तों अगर हमें शांति से व्यापार करना है, ईमानदारी से व्यापार करना है, एक ही पार्टी है जो व्यापारियों को आज सम्मान दिला सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2-3 महीने में चुनाव हैं। अब अगले 3 महीने अपने को सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग, एक एक आदमी यहाँ पे 1-1 हज़ार को रिप्रेजेंट करता है। आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े दिन छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, थोड़े दिन दुकान पे अपने भाई को, भतीजे को भी बिठाना पड़ेगा और अपने को निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर से दिल्ली के अंदर
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ईमानदार राजनीति आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।